सिन्हा टुनाइट एट 9 में आपका स्वागत है। 2019 के चुनाव को देखते हुए विपक्ष मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। विपक्ष को लगता है कि मोदी सरकार को घेरने के लिए राफेल डील तुरुप का पत्ता साबित होगा। मॉनसून सत्र के आखिरी दिन विपक्षी दलों ने संसद के बाहर और भीतर दोनों जगह राफेल डील को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। हमले की कमान खुद यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने संभाली। कांग्रेस, आरजेडी, लेफ्ट और आम आदमी पार्टी के सदस्यों ने जहां संसद के बाहर इस मुद्दे को लेकर धरना दिया, तो वहीं लोकसभा और राज्यसभा में भी विपक्षी सांसदों ने राफेल डील की जांच की मांग उठाई। कांग्रेस सांसदों ने सभापति के आसन के पास धरना देकर राफेल के कथित घोटाले की जांच जेपीसी से कराने की मांग की। राज्यसभा में कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने पीएम मोदी और उनकी पूरी सरकार पर आरोप लगाए। इस दौरान सरकार की तरफ से विजय गोयल ने उन्हें जवाब दिया। एक बहुत बड़े घोटाले का, राफेल डील का, इसमें 33,000 करोड़ की रिश्वत के आरोप, 61,000 करोड़ माननीय आनंद जी, पैसा बर्बाद, माननीय आनंद जी, चर्चा हो नहीं, माननीय जो लोग खुद भ्रष्टाचार के अंदर डूबे रहे, ये बिल्कुल गलत है। कांग्रेस राफेल डील को लेकर लंबे समय से मोदी सरकार के खिलाफ आवाज उठा रही है। सड़क से लेकर संसद तक और प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर सोशल मीडिया तक कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और उनके नेता मोदी सरकार पर राफेल डील में घोटाले का आरोप लगाते रहे हैं। कांग्रेस का दावा है कि यूपीए सरकार ने जिस विमान की डील की थी, उसी विमान को मोदी सरकार 3 गुनी कीमत में खरीद रही है। सरकार जहां सौदे में गोपनीयता का हवाला देकर डील की रकम सार्वजनिक करने से बच रही है, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि फ्रांस सरकार की जो गोपनीयता की धारा है, उसके अंदर विमान की कीमत छुपाना शामिल नहीं है। राहुल ने संसद में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान कहा था कि राफेल डील में घपला हुआ है और विमानों की कीमत ज्यादा कर दी गई है। राहुल ने यह भी आरोप लगाया था कि रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने राफेल डील को लेकर देश से झूठ बोला। हालांकि इस पर फ्रांस ने राहुल के आरोपों को खारिज कर दिया था। फ्रांस ने बयान जारी कर कहा था कि 2008 की सिक्योरिटी एग्रीमेंट के तहत दोनों देश गुप्त सूचना को सार्वजनिक नहीं कर सकते। डील की जानकारी सार्वजनिक करने से सुरक्षा और ऑपरेशनल क्षमता पर असर पड़ सकता है। हालांकि कांग्रेस अभी भी राहुल के आरोपों पर कायम है। वहीं सरकार का कहना है कि डील में कोई गड़बड़ी नहीं हुई। जेपीसी कमेटी करने के बाद क्या इसमें घोटाला है और किस ढंग से व्यवहार हुआ है, किसको फायदा करने के लिए हुआ है और देश के सुरक्षा के साथ कैसा खिलवाड़ हुआ है, ये सारी चीजें बाहर आ जाएंगी। इसीलिए हम जेपीसी की डिमांड कर रहे हैं। ये पूरी तरह ट्रांसपेरेंट डील है, राष्ट्र हित में है। जेपीसी की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं अब विपक्ष को अपना काम करने दीजिए। देश सरकार को देश भी तो चलाना है। विपक्षी खाली मांगों के ऊपर एक्सीड करते हुए उनका अपना हक है करने का। राफेल विमान सौदे को लेकर कांग्रेस अपने आक्रामक रुख पर कायम है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस डील में पीएम मोदी पर घपले तक का आरोप लगाया। आपको सुनवाते हैं कि कैसे हुआ ये पूरा सौदा और क्या इसमें विवाद। वायुसेना को अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए लड़ाकू स्क्वाड्रन्स की जरूरत थी। वायुसेना की मांग आने के बाद 126 लड़ाकू विमान खरीदने का सबसे पहले प्रस्ताव अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए सरकार ने रखा था, लेकिन इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाया कांग्रेस की सरकार ने। रक्षा खरीद परिषद के मुखिया तत्कालीन रक्षा मंत्री एके एंटनी ने अगस्त 2007 में इसके लिए मंजूरी दी थी। वायुसेना ने 2011 में घोषणा की कि राफेल उसके मानकों पर खरा उतरा है। 2012 में राफेल को L1 बिडर घोषित किया गया और इसके मैन्युफैक्चरर दसॉल्ट एविएशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट पर बातचीत शुरू हुई, लेकिन 2014 तक बातचीत अधूरी ही रही। 2014 में जब नरेंद्र मोदी सरकार बनी तो उसने इस दिशा में फिर से कोशिशें शुरू की। पीएम की फ्रांस यात्रा के दौरान 2015 में भारत और फ्रांस के बीच राफेल खरीद को लेकर समझौता हुआ और भारत ने 36 विमान खरीदने की बात कही। दोनों देश विमानों की आपूर्ति के लिए एक अंतर सरकारी समझौता करने को सहमत हो गए। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद दोनों देशों के बीच 2016 में करार हुआ। एनडीए सरकार ने दावा किया कि उसने ये सौदा यूपीए से बेहतर कीमत में किया है और करीब 12,600 करोड़ रुपए बचाए हैं, लेकिन इस सौदे की लागत का पूरा विवरण सार्वजनिक नहीं किया गया। हालांकि मीडिया में आई तमाम खबरों में दावा किया गया कि यह सौदा 58,000 करोड़ रुपए में हुआ। इसी के बाद विपक्ष ने सवाल उठाए कि अगर सरकार ने हजारों करोड़ रुपए बचाए हैं तो उसे आंकड़े सार्वजनिक करने में दिक्कत क्या है। कांग्रेस का आरोप है कि यूपीए ने 126 विमानों के लिए 54,000 करोड़ रुपए में सौदा किया था, जबकि मोदी सरकार सिर्फ 36 विमानों के लिए 58,000 करोड़ दे रही है। कांग्रेस का आरोप यह भी है कि एक प्लेन की कीमत 1555 करोड़ रुपए पड़ रही है, जबकि कांग्रेस इसे 428 करोड़ रुपए में खरीद रही है। अब कांग्रेस इसे बड़ा घोटाला बताते हुए जेपीसी जांच की मांग कर रही है। अब मैं समझता हूं आधुनिक भारत में एक ऐसी ऑर्गेनाइज्ड लूट है जिस पर से पर्दा उठना बाकी है। क्यों कि जो व्यक्ति जिसने खिलौना भी
फाइटर जेट का नहीं बनाया था, हवाई जहाज का नहीं बनाया था, उस व्यक्ति को आप एचएएल को हटा करके ला रहे हैं। यानी करोड़ों का वारा न्यारा हुआ है। किसने खाए ये पैसे? सार्वजनिक जीवन में आना चाहिए। राफेल घोटाला एक बहुत बड़ा घोटाला है देश के अंदर, और देश के रक्षा सौदों में इस प्रकार के घोटाले के लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की हम डिमांड कर रहे हैं। इसके ऊपर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से बुलाकर जांच होनी चाहिए। और अब बात करते हैं 3 तलाक बिल की। फोन पर एसएमएस भेजकर या मुंह पर एक साथ 3 तलाक असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट का यह ऐतिहासिक फैसला आए 22 अगस्त को 1 साल हो जाएगा, लेकिन देश में ना तो 3 तलाक का अवैध चलन खत्म हुआ है और न ही 3 तलाक पर राजनीति थमी है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाने का मामला संसद पर छोड़ा है। संसद में 3 तलाक के खिलाफ बिल 28 दिसंबर को ही पेश हो गया था। लोकसभा ने 3 तलाक बिल पास कर दिया, लेकिन राज्यसभा में यह बिल अटक गया। विपक्ष की आपत्तियां दूर करने के लिए मोदी सरकार ने इस बिल में बदलाव भी किए। 3 तलाक को गैर जमानती अपराध बनाने के साथ ही मजिस्ट्रेट को जमानत देने का अधिकार देने के लिए सरकार तैयार है, लेकिन विपक्ष को यह बिल मंजूर नहीं। विपक्ष चाहता है कि 3 तलाक बिल को सेलेक्ट कमेटी के हवाले कर दिया जाए। बवाल के बीच राज्यसभा में आज 3 तलाक बिल पेश नहीं हो पाया। अब सरकार के पास 2 ही रास्ते बचे हैं, या तो संसद के शीतकालीन सत्र का इंतजार करे या फिर अध्यादेश लाकर 3 तलाक के खिलाफ कानून लागू करे। फिलहाल सरकार क्या करने वाली है, इसका खुलासा अभी नहीं हुआ है। उधर विपक्ष बीजेपी पर इस मुद्दे को लेकर राजनीति करने का आरोप लगा रहा है। लास्ट टाइम पे जब राज्यसभा में ये बिल आया, उस समय सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने अपने इनपुट दिए, कांग्रेस ने भी दिए और पॉलिटिकल पार्टीज ने दिए। हमने सारों के इनपुट को ध्यान में रखा और जो न्याय सम्मत और भारत के संविधान के सम्मत जो हो सकता है उसको बिल में इनकॉर्पोरेट किया। हम ट्रिपल तलाक के पक्ष में नहीं हैं, लेकिन कानून इस प्रकार का होना चाहिए कि जिसमें पुलिस वाले बेमतलब लोगों को परेशान ना करें। अगर इतना ही महत्वपूर्ण था ट्रिपल तलाक इनके लिए, तो पहले दिन क्यों नहीं लाए? कल रात को आपने पास किया है और आज प्राइवेट बिजनेस डे है, लास्ट डे आज क्यों ला रहे हैं आप? पहले लाते तो लास्ट डे लाने इसके पीछे राजनीति लगती है आपको? टोटल राजनीति, केवल इनके पास हिंदू मुसलमान करने के अलावा कोई एजेंडा ही नहीं है। 3 तलाक पर सियासत के चक्कर में भगवान राम और मां सीता को भी घसीट लिया गया। 3 तलाक पर बात करते करते कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हुसैन दलवाई ने यह बयान दे दिया है, जिससे बवाल खड़ा हो गया। हुसैन दलवाई ने कहा कि हर धर्म में महिलाओं के साथ नाइंसाफी होती है। उन्होंने यह तक कह दिया कि भगवान श्री राम ने भी शक करते हुए अपनी पत्नी सीता को छोड़ दिया था। मुसलमान औरतों को कुछ राहत देने के लिए वो कर रहे हैं, ये सही बात नहीं। उनको ये हिंदू मुसलमान सवाल करने का कि मुसलमानों में औरतों के ऊपर कितना नाइंसाफी है। अरे हिंदुओं में भी है, क्रिश्चियनों में भी है, सिखों में भी है। हर समाज में पुरुष संस्कृति का जो ये है वर्चस्व, वो तो हर समाज में है। ये खाली इस्लाम में है ऐसी कोई बात है क्या? ये सही बात नहीं है। अरे श्री रामचंद्र ने भी अपनी सीता को छोड़ दिया था शक करके। ये है ना, ये यहाँ है, ये ट्रेडिशन बदलनी चाहिए। ये बहुत आपत्तिजनक है। सही होता भी हम समझ सकते हैं, तो इसको ये पता नहीं है ये कहां से पढ़कर आया है। कांग्रेस ये तो सब अनपढ़ हैं ऐसा लगता है। थोड़ा पढ़ना चाहिए। और ऐसे आस्था का विषय पर इस प्रकार के लूज टॉक करना, तो कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। कि जो आस्था से जुड़े हुए सवाल होते हैं उस पर हमें बात करने से पहले बहुत अच्छी तरह से गौर करना चाहिए। मैं समझता हूं कि ये बयान नहीं देना चाहिए था। किसी की भावनाएं जो है उससे उनको ठेस ना पहुंचे, इसलिए मैं तो यही समझता हूं कि बिल्कुल गलत बयान था। अपने बयान पर चौतरफा घिरे कांग्रेस सांसद हुसैन दलवाई सफाई देने सामने आए और अपने बयान पर माफी भी मांगी। मैं श्री रामचंद्र ने सीता को छोड़ दिया, सीता मैया को, ऐसा बोला ही नहीं। मैं बोला अन्याय उन्होंने भी किया था, लेकिन मेरा वो बोलना गलत था, इसलिए मैं हर जगह माफी मांग चुका हूँ। ये गलत था कि कोई धर्म के लोगों की जज्बात पे ठेस पहुंचाना, ये मेरा बिल्कुल ये नहीं था, हेतु नहीं था, मकसद बिल्कुल ये नहीं था मेरा। और इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है जम्मू कश्मीर से। सूत्रों के हवाले से खबर है कि जम्मू कश्मीर के सभी बीजेपी विधायक सूबे में सरकार बनाने के पक्ष में हैं। सूत्र ये बता रहे हैं कि बीजेपी विधायकों ने आला कमान को बताया है कि पीडीपी और दूसरे दलों के कई विधायक संपर्क में हैं। ऐसी भी खबरें हैं कि बीजेपी आला कमान ने सरकार बनाने का ऑप्शन खुला रखा है और आंकड़े जुट जाने पर सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है।
हालांकि बीजेपी मुख्यमंत्री का पद अपने पास रखना चाहती है। दरअसल बीजेपी ने पीडीपी से समर्थन वापस ले लिया था, जिसके बाद महबूबा मुफ्ती को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था और फिलहाल जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन है। यतेंद्र हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। यतेंद्र, क्या वाकई आंकड़े हैं या ये शिगुफा छोड़ा गया है ये देखने के लिए कि वहां मदद मिल सकती है या नहीं? देखिए, जम्मू कश्मीर बीजेपी के जो विधायक हैं, जो हमारे सूत्र दावा कर रहे हैं, उनका यही कहना है कि सभी विधायकों ने कहा है कि सरकार बन सकती है, थोड़े सी मेहनत करनी पड़ेगी और उनके पास जो ऑप्शन है, चाहे वो पीडीपी के जो बागी विधायक हैं और जो उससे महबूबा मुफ्ती से जो नाराज चल रहे हैं, इसके अलावा जो सज्जाद लोन है वो सभी पार्टी के संपर्क में है और 2.5 साल का बड़ा समय है, तो ऐसे में सरकार बनानी चाहिए। इस तरह का मैसेज बीजेपी आलाकमान को सभी विधायकों ने एक मत से भेजा है और जम्मू कश्मीर की जो यूनिट है उन्होंने भी यही कहा है कि अभी 2.5 साल का लंबा समय है, तो ऐसे में अगर अच्छा मैसेज देना है और जो बाकी के काम अधूरे रह गए हैं तो उनको पूरा करने के लिए सरकार बनाने का दावा पेश करना चाहिए। हालांकि बीजेपी आलाकमान के सूत्रों से भी यही दावा किया गया है कि सरकार बनाने के सभी ऑप्शन खुले रखे गए हैं। यानी अभी इस पर विचार किया जा रहा है, देखना है कि आलाकमान इस पर क्या निर्णय लेता है और क्या वाकई समर्थन मिल पाता है बाकी पार्टियों के विधायकों का। और अब बात पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी में छिड़े पोस्टर वॉर की। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह कल कोलकाता में रैली करने वाले हैं, लेकिन जिस मायो रोड पर उनकी रैली है वहां बीजेपी से ज्यादा टीएमसी के झंडे, बैनर और पोस्टर नजर आ रहे हैं। बीजेपी ने पीएम मोदी और अमित शाह के पोस्टर लगाए थे, लेकिन इन पोस्टर्स के बगल में ही टीएमसी सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कटआउट भी लगा दिए गए। सड़क के किनारे जो रेलिंग है वो टीएमसी के झंडे से फट गई है। टीएमसी के पोस्टर पर बंगाल विरोधी बीजेपी वापस जाओ के नारे भी लिखे। अतिथि देवो भव, ये हमारी परंपरा है। रावण ने उसके बाद भी हनुमान जी की पूंछ पर आग लगा दी थी और पूरी लंका जल गई थी। मैं समझता हूं कि टीएमसी की लंका भी अब जलेगी, क्योंकि हम सब मोदी जी के हनुमान हैं। रावण की परंपरा का निर्वहन यहाँ पर टीएमसी कर रही है। जिस प्रकार लंका ध्वस्त हो गई थी, उसी प्रकार टीएमसी की सरकार भी आने वाले समय में ध्वस्त हो जाएगी। और अब रुख करते हैं राजधानी दिल्ली का, जहां एक बार फिर देश को शर्मसार कर देने वाली घटना हुई। एक बार फिर देश की राजधानी में दरिंदगी की हदें पार करते हुए मासूम सी बच्ची को हवस का शिकार बनाया गया। इस दिल दहला देने वाली वारदात को मंदिर मार्ग स्थित एक सरकारी स्कूल में अंजाम दिया गया। गोल मार्केट के पास सरकारी स्कूल के कैंपस में दूसरी क्लास की मासूम छात्रा के साथ हैवानियत की गई। आरोप स्कूल के इलेक्ट्रीशियन पर लगा है। पुलिस के मुताबिक गुरुवार को स्कूल की छुट्टी होने के बाद आरोपी बच्ची को बहला फुसलाकर स्कूल के पंप हाउस के अंदर ले गया और उसके साथ दरिंदगी को अंजाम दिया। सरकारी स्कूल में हुई इस हैवानियत का खुलासा 2 दिन के बाद हुआ, जिससे परिजनों में हड़कंप मच गया। गुस्साए लोग स्कूल जा पहुंचे और प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस दौरान उनकी पुलिस से झड़प भी हुई। अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर लोग काफी परेशान नजर आए। लोगों में दिल्ली सरकार के खिलाफ भी गुस्सा नजर आया। पेरेंट्स को नहीं जाने देते, लेकिन कर्मचारी एक बिजली वाला आया संभालने के लिए, वो रेप करके चला गया और पता भी नहीं लगने दिया। आज 2 दिन के बाद पता लग रहा है। जिसने रेप करा उसे यहाँ बुलाओ, उसके मतलब उसे खड़ा करके नहीं गोली मार दो। आगे सरकार बिल्कुल निकम्मी है, 2 पैसे की नहीं है। स्कूल में रेप हो रहे हैं, आए दिन रेप होते रहते हैं, लेकिन कोई सरकार मतलब कुछ नहीं करती है। पुलिस के मुताबिक पीड़ित बच्ची ने बताया कि लाल शर्ट वाले एक अंकल उसे स्कूल के पंप हाउस में ले गए और उसके साथ गलत काम किया। हरकत में आई पुलिस ने स्कूल प्रबंधन से बात की, जिसके बाद तफ्तीश में खुलासा हुआ कि राम आसरे नाम के इलेक्ट्रीशियन ने बच्ची के साथ हैवानियत की थी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। इस शर्मनाक कांड के बाद स्कूलों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर फिर सवाल खड़े हो गए। लोग सवाल कर रहे हैं कि गर्ल्स स्कूल में पुरुष कर्मचारी क्यों रखे गए, स्कूल के समय में इलेक्ट्रीशियन भीतर कैसे गया, स्कूल में सीसीटीवी क्यों नहीं लगा, छुट्टी के बाद बच्ची टीचर के साथ न होकर अकेली क्यों थी। ऐसे कई सवाल हैं जिन्हें लेकर स्कूल प्रशासन सवालों के घेरे में। मैंने एनडीएमसी के चेयरमैन से बात की है, एनडीएमसी के अधीन आता है ये स्कूल, उनसे बात की है। मैंने उनके डायरेक्टर को भी कहा कि स्कूल में जाके मुझे सारी रिपोर्ट दें, क्योंकि अभी स्कूल मैं जो सीसीटीवी की बात कर रहा हूँ, क्लासरूम तक में सीसीटीवी की बात कर रहा हूँ, ये इसलिए बहुत जरूरी है कि एक एक चीज पे नजर रखी जा सके। कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा है समाज में भी, सिस्टम में भी,
और कैसे वो आदमी आ गया जिसकी नौकरी, जिसने हरकत की है, और वो किस तरह से नौकरी पाया, उसका वेरिफिकेशन क्या था, ये सारी रिपोर्ट मैंने एनडीएमसी से मांगी है। दिल्ली महिला आयोग स्कूल की अथॉरिटीज को भी नोटिस इशू कर रहा है और दिल्ली पुलिस को भी हम नोटिस इशू कर रहे हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि स्कूल में क्या सुरक्षा के व्यवस्था की गई थी, सीसीटीवी कैमरास लगाए गए थे या नहीं, जो वो इलेक्ट्रीशियन है जिसके लिए कहा जा रहा है कि उसने रेप किया, क्या उसकी पुलिस वेरिफिकेशन हुई थी या नहीं, ये सारी चीजें जानने की जरूरत है। सिस्टम की अकाउंटेबिलिटी बनती है। दिल्ली में मासूम बच्ची से रेप के बाद एक बार फिर महिला सुरक्षा को लेकर सवाल उठे। इस बीच महिला सुरक्षा की गारंटी का दावा करते हुए केजरीवाल कैबिनेट ने पूरी दिल्ली में सीसीटीवी लगाने की मंजूरी दे दी है। आम आदमी पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में सीसीटीवी लगाने का वादा किया गया था। अब केजरीवाल सरकार ने आज कैबिनेट की बैठक में 1.5 लाख सीसीटीवी लगाने के प्रस्ताव को हरी झंडी दी। 3 साल पहले दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगाने का इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिल्ली की कैबिनेट ने दिया था, लेकिन उसके बाद दिल्ली की अफसरशाही को इस्तेमाल करके उसको टूल बना के भारतीय जनता पार्टी ने ये कैमरे नहीं लगने दिए, तरह तरह की अड़चनें अड़ाई। उसके बाद एलजी साहब ने एक कमेटी बना दी जिसने कहा कि लाइसेंस लेने पड़ेंगे, लेकिन दिल्ली की जनता ने इसका खूब जम के विरोध किया। सारी आरडब्ल्यूएस ने विरोध किया, महिला संगठनों ने विरोध किया। आज उन सब के प्रयासों के बाद दिल्ली की कैबिनेट ने पूरी दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे 1.5 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाने का प्रस्ताव पारित कर दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि अब ये लोग गंदी राजनीति नहीं करेंगे और अड़चनें नहीं लगाएंगे और सीसीटीवी कैमरे लगने देंगे। महिला सुरक्षा को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी को निशाने पर लिया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंचे राहुल ने कहा कि बिहार में छोटी छोटी बच्चियों से बलात्कार हुआ, लेकिन पीएम ने एक शब्द नहीं कहा। बिहार में जब छोटी छोटी बच्चियों का रेप होता है, छोटी सी बच्चियों का रेप होता है, तो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री एक शब्द क्यों नहीं कहता है? ये सिर्फ आपके दिल में सवाल नहीं है, ये हिंदुस्तान की हर महिला के दिल में सवाल है। हिंदुस्तान की हर महिला पूछ रही है कि बीजेपी के राज में मैं बाहर क्यों नहीं निकल सकती? बीजेपी के राज में हर प्रदेश में बलात्कार क्यों हो रहा है? बिहार में मुजफ्फरपुर शेल्टर होम का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि अब राजधानी पटना में शेल्टर होम से लड़कियों के भागने का मामला सामने आया है। पटना के राजीव नगर थाना इलाके में आसरा होम नाम के शेल्टर होम से 4 लड़कियों ने भागने की कोशिश की, लेकिन उन्हें पकड़ लिया गया। उधर महिला सुरक्षा को लेकर पटना में आरजेडी की महिला विंग ने सीएम नीतीश कुमार के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। वहीं मुजफ्फरपुर कांड के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर की सबसे बड़ी राजदार मधु कहां गायब है, किसी को नहीं मालूम, लेकिन अब उसके पति चांद मोहम्मद ने सामने आकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। हमसे अलग होते गए ना, हमसे अलग होते गए तो मतलब उसका जो दिल्ली मुंबई घूमने लगी तो उसका भाई। तो किसके साथ जाती दिल्ली बम्बई? अकेले जब बाहर जाती तो ब्रजेश ठाकुर के कहने पे जाती होंगी, अपने मन से तो जाती होंगी, क्योंकि वही है। देश को पहला महिला स्वॉट कमांडो दस्ता मिल गया, जिन्हें 15 अगस्त से ठीक पहले तैनात किया जा रहा है। ये पहला मौका है जब खुले आसमान के नीचे और लाखों की भीड़ की मौजूदगी में होने वाले स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए महिला स्वॉट कमांडो की टीम को तैनात किया जा रहा है। ये महिला कमांडो कई तरह के अत्याधुनिक हथियारों से लैस होंगी। ये फोर्स किसी भी स्थिति में दुश्मन का खात्मा करने की ताकत रखती है। इन्हें हवा, पानी और जंगल में ऑपरेशन को अंजाम देने में महारत हासिल है। इन्हें अंधेरे में भी दुश्मन की पहचान कर उसे खत्म करने की ट्रेनिंग दी जाती है। आतंकी और नक्सली ऑपरेशन का काम इस टीम को दिया जाता है। नॉर्थ ईस्ट की 36 महिलाओं की इस कमांडो टीम को एनएसजी ने तैयार किया। एक हफ्ते बाद पाकिस्तान का निजाम बदल जाएगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के तौर पर पीटीआई चीफ इमरान खान 18 अगस्त को शपथ लेंगे। पीटीआई सेनेटर फैसल जावेद ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उधर राष्ट्रपति ममनून हुसैन ने 13 अगस्त को नेशनल असेंबली का सत्र बुलाया है, जिसमें नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी। शपथ ग्रहण से पहले इस्लामाबाद में इमरान खान से पाकिस्तान में भारतीय उच्चायुक्त अजय बिसारिया ने मुलाकात की है। बिसारिया ने इमरान खान को एक बैट भेंट किया, जिसमें भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के दस्तखत हैं।
इस बल्ले के बहाने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान रहे इमरान खान के साथ भारत ने क्रिकेट डिप्लोमेसी की नई शुरुआत की। और टुनाइट